देखिए, जहाँ पर परिस्थिति इस कदर बिगड़ जाती है पति-पत्नी के बीच में कि पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम या तो मेरे साथ रहो या अपने माता-पिता के साथ रहो। जहाँ पर आपकी एक जॉइंट फैमिली है और वहाँ पर पत्नी के द्वारा ये शर्त रख दी जाती है कि तुम्हें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा और ये कह के पत्नी मायके चली जाती है। और आपके दिमाग में तरह-तरह के विचार आते हैं कि मेरी पत्नी ने क्या मेरे साथ विवाह इसलिए किया कि वो मेरा पैसा लेना चाहती थी या मेरे माता-पिता की प्रॉपर्टी को देखकर मेरे साथ विवाह किया। जहाँ पर लड़की अब ये कह रही है कि तुम्हें चुनाव करना है अपने माता-पिता या मुझ में से, नहीं तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। रोज़ घर कलेश हो रहा है, क्यों ना हम अलग हो जाएँ। या एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पर एक लड़की ये कहती है कि मुझे इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, मैं अलग रहूँगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो पति हमेशा पहले ये सोचता है कि मेरे माता-पिता गलत नहीं हो सकते हैं या मेरी बहन गलत नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं जो मिस्टेक है वो मेरी पत्नी की तरफ से ही हुई होगी। या उनकी ये भी सोच होती है कि अगर मेरे घर वालों ने गलती की भी है तो कहीं न कहीं मेरी पत्नी चुप रहे और इसी तरीके से अपना जीवन जिए। लेकिन यहाँ पर इस बात को एक पुरुष को भी समझना अति आवश्यक है, जहाँ पर आपकी पत्नी आपसे ये कहती है कि आप अपने माता-पिता से अलग हो जाओ। एक बार आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो इतना बड़ा उन्होंने सेंटेंस आपके सामने बोला है कि तुम्हें अपने माता-पिता या मुझ में से किसी एक का चुनाव करना है, तो उन्होंने किस परिस्थिति के अंतर्गत ये कही होगी। ऐसा तो नहीं है कि विवाह के 2 महीने के बाद उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, जहाँ पर महिला और आपके बीच में यानी कि आपकी पत्नी और आपके बीच में काफ़ी लंबे समय से आप दोनों साथ हो, सही तरीके से आप दोनों का रिश्ता है, लेकिन जो कलह है, वो है आपके परिवार की वजह से, जहाँ पर आपकी बहन ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है या आपके पिता के द्वारा ज़्यादा रोका-टोकी हो रही है, जहाँ पर महिला को ये लगता है कि मैं यहाँ पर सही तरीके से अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगी। अगर एक महिला किसी गाँव में रहती है और आप बाहर रहते हैं, आप कभी-कभी घर आते हैं, आपकी पति के द्वारा आपके माता-पिता की सेवा की जा रही है। अब माता-पिता बार-बार उन्हें रोका-टोकी कर रहे हैं, अभी तक आपका जीवन इसी तरीके से चलता आया है। लेकिन जहाँ पर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपके बच्चों की पढ़ाई का सवाल आ रहा है, तो वहाँ पर अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि मुझे अब तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहना है या मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ वहीं जाना है जहाँ तुम रहते हो। तुम अलग जगह रह के पैसा कमा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। या मैं गाँव में नहीं रह सकती हूँ और माता-पिता ये सोच रहे हैं कि हम शहर नहीं जा सकते हैं, हमें गाँव में ही रहना है। अब आपको लगता है कि मेरे बूढ़े माँ-बाप हैं, इनकी सेवा मेरी पत्नी को करना चाहिए, इनका कर्तव्य है। लेकिन एक माँ का भी कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति है, जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपके साथ बाहर जाना चाहती है या वो ये कह रही है कि मैं अब तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रह रही हूँ। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी पत्नी सही है, क्योंकि उसको भी अपने बच्चों का जीवन देखना है, जहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई वो गाँव में रहकर नहीं करवा सकती है। वो भी सोचती है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, आगे अच्छा बढ़े। तो यहाँ पर महिला गलत नहीं है, यहाँ पर पुरुष को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, पति को बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है हर बार कि पत्नी ही गलत है। अगर पत्नी ने ये आपसे कह दिया कि आप माता-पिता से अलग हो जाइए, मैं आपके साथ जा रही हूँ, तो ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ मानसिक हिंसा कर रही है या मेरे माता-पिता से मुझे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। माता-पिता से अगर पत्नी अलग करने की कोशिश करती है, तो वो मानसिक क्रूरता के अंतर्गत तलाक का आधार हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी काफ़ी लंबे समय से आपके माता-पिता की सेवा कर रही है, अब उसके बच्चे उनको अच्छी परवरिश चाहिए और उस परवरिश के कारण वो अब आपके माता-पिता के साथ नहीं रहना चाह रही है, वो चाह रही है कि बाहर जाए, उसके बच्चे भी पढ़े, तो ये मानसिक क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएगा और यहाँ पर आपको अपनी पत्नी को समझना पड़ेगा। आपको सही तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको अपने माता-पिता को यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, इनको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और अब आप भी हमारे साथ आइए। या अगर वो रोका-टोकी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको भी आपको समझाना पड़ेगा। हर बार महिला गलत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ़ जो है गलत है। अगर पूरी ये अभी जो मैंने आपके समक्ष बात रखी है, उसमें ये मुद्दा था कि अगर आपकी पत्नी आपसे कहती है माता-पिता से आप अलग हो जाइए, लेकिन सिचुएशन अलग है। एक सिचुएशन है जहाँ पर वो इसलिए आपसे अलग होने को कह रही है, जहाँ पर उसे अपने बच्चों को देखना है या अब वो गाँव में नहीं रहना चाहती है। उसको लगता है कि यहाँ पे हमारा जो भविष्य है, वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है या वो आपके साथ रहना चाहती है, क्योंकि आपका अधिकार जितना आपके माता-पिता के लिए है, उतना ही आपकी पत्नी के लिए भी है।
तो इस तरह के जो केसेस है, वहाँ पर ये मानसिक हिंसा के आधार पर अगर आप तलाक लेने की सोचेंगे, जहाँ पर पत्नी कहती है माता-पिता से अलग हो जाओ और इसको आधार बनाकर अगर आप न्यायालय आते हैं, तो ऐसे तलाक नहीं होगा। लेकिन अगर पत्नी बेवजह, कोई वजह नहीं है उसके पास, फिर भी आप सब एक परिवार में रह रहे हैं, पत्नी के द्वारा रोज़ दिन-रात लड़ाई-झगड़ा हो रही है, पत्नी मानसिक हिंसा आपको पहुँचा रही है, आपके परिवार वालों को पहुँचा रही है, बेवजह अगर उससे कुछ कहा भी जाता है, उसको वो तुरंत पलटकर जवाब दे रही है, समय में काम नहीं कर रही है या मानसिक हिंसा उसके द्वारा की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आएगी, जहाँ पर पत्नी ये कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं रहना, मुझे अब आपको उनसे कोई संबंध नहीं रखना, उन्हें पैसा नहीं देना है या आपके भाई-बहन हैं, उन्हें मदद नहीं करनी है, आपके माता-पिता की जो मेडिकल आप उनको दे रहे हैं, जो पैसा उनको दे रहे हैं, वो अब आपको नहीं देना है। इस तरह से जब वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो आपको आपके परिवार से पूर्ण रूप से अलग कर दे रही है, जहाँ पर वो ये चाहती है कि वो सिर्फ़ अब आपके ही बन के रहें, आपके साथ ही रहें, माता-पिता को वो त्याग दें। तो ये सारी चीज़ें मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आती है, तो आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन ये हर बार नहीं होता है कि आप ये सोचें कि आपकी पत्नी माता-पिता से अलग रहने की कोशिश के लिए आपको बोल रही है, तो आप उनसे तलाक की माँग करें। क्योंकि ये आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आज मेरी ऐसे ही किसी से बात हुई, जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ़ अब गाँव में नहीं रहना चाहती है, वो शहर आना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है। हमारा बच्चा जो है 10th क्लास में पढ़ता है, अब वो कह रही है कि मैं इसको बाहर शहर में पढ़ाऊँगी। अब माता-पिता के साथ वो नहीं रह रही है, दोनों के बीच में रात-दिन यानी कि लड़के के माता-पिता और बहू दोनों के बीच में मतभेद हो रहा है और महिला अब मायके चली गई है। अब मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं वो आ रही है, तो अब मैं क्योंकि अपनी नौकरी देखूँ कि घर के कलेश देखूँ, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनसे तलाक ले लेता हूँ या तलाक के लिए आवेदन दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे माता-पिता से मुझे अलग कर रही है। ये सोच के साथ अगर आप न्यायालय आते हैं, तो मैं बता दूँ ऐसे में तलाक का जो केस है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो छोटी-छोटी जो बातें होती है घर में, उसमें पत्नी और पति दोनों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर बार पत्नी ही गलत है या हर बार पति ही गलत होता है। ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती है, जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। बात एक लाइन की है, जहाँ पर मैंने कहा कि अगर पति और पत्नी के बीच में समझदारी से अगर आप काम कर रहे हैं, अगर पत्नी ये कहती है कि मुझे तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहना है, वो काफ़ी लंबे समय से उनकी सेवा करते आ रही है, जहाँ पर आपकी पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा है या अब उसको लगता है कि अब उनका जो भविष्य है, शहर में रहने पर है, जहाँ पर अपने बच्चों की वो पढ़ाई के लिए जा रही है या जिस भी कारण से जा रही है, तो अगर एक वैलिड रीज़न है, जिसके कारण वो आपके माता-पिता को कह रही है मैं नहीं उनके साथ रह सकती हूँ, तो फिर ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये बहुत छोटी-सी बातें हैं, मामूली-सी बात होती हैं और इन मामूली बातों को अगर आप घर के अंदर ही सॉल्व कर लें, तो आपको मुझे लगता है कि किसी न्यायालय में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझदारी से काम करें, समझदारी से पति-पत्नी एक-दूसरे को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हाँ, सचमुच पीड़ित है, सचमुच अत्याचार आपके साथ हो रहा है, अब आप अपने जीवन साथी के साथ आपका उनके साथ रहना नामुमकिन सा होते जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आसान है, तलाक ले लीजिए आपसी सहमति से और अलग-अलग रास्ते आपके हो जाएँगे। इससे आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, जहाँ पर माता-पिता दिन-रात लड़ते रहते हैं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। महिला के द्वारा अपने पति के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मेरे विवाह के दौरान मेरे पिता से मेरे ससुराल वालों ने काफ़ी खर्चा करवा दिया और हमारा खर्चा 70 लाख रुपए से ऊपर चला गया या 60 लाख रुपए से ऊपर चला गया है, जहां पर मेरे पति ने मेरे पिता के ऊपर दबाव बनाया, हमसे डिमांड की कपड़ों को लेकर, गहनों को लेकर या दहेज को लेकर, चाहे वो जेवर है, चाहे वो बाइक है या कार है, और मेरे पिता ने लोन लिया और इनको पैसा दिया, इनकी डिमांड थी। जब आपकी पत्नी आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही है, जहां पर बड़ा चढ़ाकर उसने न्यायालय में सारी चीज़ें रखी हैं, तो आपको किस तरह से उसको झूठा साबित करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो बनाया है ये पति और पत्नी दोनों के लिए बनाया है। पत्नी अपना बचाव कर सकती है और पति के पास एक ऐसा रास्ता मैं बताने वाली हूँ जहाँ पर अगर आपकी पत्नी ने ये गलती की है तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और अगर पत्नी इस तरह गलती करने की सोच रही है तो वहाँ पर पत्नी फंसे ना, या पति के द्वारा अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वहाँ पर पत्नी तुरंत फंसेगी, क्योंकि पूरा वीडियो आपको आज देखना है क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक गलती जो पत्नी के द्वारा की जाती है वो गलती ये होती है जहाँ पर वो जब कंप्लेन लिखाती है, मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, वहाँ पर उसके द्वारा ये लिखाया जाता है कि मेरे पिता ने विवाह के दौरान जो पैसा खर्च किया है वो 30 से 60 लाख रुपया खर्च किया है, जहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर महिला ने बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है कि मेरे विवाह के दौरान मेरे पिताजी का खर्चा इतना हो गया है, इनकी डिमांड थी, इन्होंने दहेज की मांग की और मेरे पिता ने उस वक्त इन्हें पूरे पैसे दिए और जहाँ पर हमारा खर्चा जो है 50 लाख से ऊपर का हमारा खर्चा लग चुका है। अब ये सारा सामान मुझे वापस दिलवाया जाए। अगर आपकी पत्नी ने भी ये कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है, मामला न्यायालय में चल रहा है आपका, तो यहाँ पर आपके पास क्या एविडेंस हो सकता है, किस तरह से आप एविडेंस अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि समय समय पर मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और एक नई कानूनी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, एक ये झूठ पत्नी के द्वारा जो काफ़ी मुसीबत में उसे डाल सकता है, ये झूठ होता है कि मेरे पिता ने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया है, जहाँ पर ये अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपए है। मेरे विवाह के समय मेरे पिता ने इधर से पैसा लिया है, लोन लिया और यहाँ पर खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये खर्चा मुझे वापस मिलना चाहिए और मेरे पति ने दहेज की मांग की जिसमें हमने इन्हें बहुत सारा सामान दिया, क्योंकि सामान तो दिया नहीं है लेकिन पत्नी ने ये लिखा दिया है। अब ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है जहां पर महिला बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात, आप इसे साबित कैसे करेंगे? साबित आप इस तरह से कर सकते हैं, जहां पर खर्चा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है वहां पर आपको करना क्या है, आपको तुरंत इनकम टैक्स ऑफिस में जाना है, वहां पर एक रिटन कंप्लेन दर्ज करवानी है। या आप इसे ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं या ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, या आप आरटीआई के तहत ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो लड़की के पिता है उनके पास कितना पैसा आता है, कहाँ कहाँ से कितना इनकी तनख्वाह इनके पास आती है, जिस डिपार्टमेंट में हो। अब जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा बताया है, अब क्या इन्होंने इनकम टैक्स पे किया है? अगर इन्होंने इनकम टैक्स पे किया है तो कितना इन्होंने पे किया है? अगर उन्होंने अमाउंट बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, जब कोई व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है तो उसके अनुसार ही वो इनकम टैक्स भरेगा, है ना। जब वहाँ पर उनके द्वारा इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो बहुत कम भरा गया है, या वो नहीं भरते हैं, या जितना भी उनका इनकम टैक्स वो पे कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आप कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, जहाँ पर आप न्यायालय में बता सकते हैं कि देखिए ये इनकम टैक्स इतना कम भर रहे हैं, या तो ये वहाँ पर कटौती कर रहे हैं, छिपाव कर रहे हैं इनकम टैक्स में, या फिर ये मुझे बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ पर इनके द्वारा ना तो कोई एविडेंस है। अगर उन्होंने इतना खर्चा किया है विवाह पर तो वो विवाह के कुछ ना कुछ तो एविडेंस होनी चाहिए कि भाई उन्होंने एक होटल किया है, उस होटल का खर्चा इतना आया, या उन्होंने कोई गिफ्ट लड़के को दिया है या पेरेंट्स को दिया है तो उसका बिल होना चाहिए। जब इनके पास ये बिल, ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये साफ दर्शाता है कि जहाँ पर इनके द्वारा इतना कम इनकम टैक्स भरा गया है, तो वहाँ पर जब ये इतना कम भर रहे हैं तो एक व्यक्ति कैसे ये इतना अपने बेटी के विवाह में खर्चा कर सकता है? अगर इसने लोन लिया है, किसी से उधार लिया है तो ये लेके आए। जहाँ पर महिला बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि खर्चा तो कम हुआ है लेकिन उसने बढ़ावा कर रखा है, उसने बता दिया कि भाई मेरे पिता का तो 60 लाख से ऊपर का बजट खर्च हो गया है, इतना मुझे वापस चाहिए। लेकिन जब खर्चा किया ही नहीं है तो पत्नी कहाँ से सबूत लेके आएगी? पत्नी के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कहाँ से लेके आएगी? नहीं लेके आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप न्यायालय में एज ए एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें अगर उन्होंने इनकम टैक्स में कहीं पे छिपाव किया है तो वहाँ फंसेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ। अगर वो इनकम टैक्स बचाते हैं तो फंसेंगे, और अगर आप
को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एज ए एविडेंस आपके पास प्रस्तुत हो जाएंगी। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी बात होती है जो आपके वकील साहब के द्वारा बताई जाती है, और ये आपके केसों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर इनकम टैक्स उनके द्वारा बचाया गया है, फिर डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग आगे कार्यवाही करेगा, और ये आपके केस में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और जो महिलाएं ये सोच रही हैं कि मेरे पिता ने इतना पैसा खर्च किया है और मैं इसे बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दूं, तो यहाँ पर अगर पति इस तरह से कर देता है, एज ए एविडेंस वो न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है कि भाई आपके पिता की तो सैलरी इतनी नहीं है, आपने लोन लिया है तो कहाँ से लिया, किसी से उधार लिया है तो कहाँ से लिया, कुछ तो प्रमाण होगा, या आपने जो पैसा दिया है उनको या ऑनलाइन माध्यम से दिया है, या कोई जेवर दिया है लड़के को, या कोई गाड़ी दी है, तो उसकी रसीद, उसका बिल आप दिखाइए। आप ये दिखा रहे कि भाई होटल में इतना खर्चा हुआ है, तो होटल का बिल दिखाइए कि आपके रिसेप्शन के दिन, आपके जिस दिन संगीत या जो भी फंक्शन है उसमें इतना खर्चा हुआ, वो सारी डिटेल आपको न्यायालय में जमा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपके पास एविडेंस होने चाहिए। अगर कोई महिला यहाँ पर इस वीडियो को देख रही है तो मैं बता दूं कि जब आप अपने पति के ऊपर इस तरह से आरोप लगाती है, जहाँ पर आपके द्वारा बढ़ा चढ़ाकर अगर पेश किया जा रहा है मामला, तो ये सारी एविडेंस आपको न्यायालय में दिखाने पड़ेंगे। इसलिए बेवजह ज़्यादा आपको पैसा नहीं बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना है। जितना आपके पिता के द्वारा खर्चा किया गया है विवाह के दौरान, वो आप उनसे ले सकती हैं, समझौता कर सकते हैं, आपस में बैठिए, बात कीजिए, समझौता कीजिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि बढ़ा चढ़ाकर आपको प्रस्तुत नहीं करना है कोई भी चीज़, क्योंकि पत्नी से पूछा जा सकता है बिल कहाँ है, आप उस वक्त तुरंत फंस जाएंगी, फिर सोचेंगी कि क्यों मैंने केस किया, और इससे बेहतर ये था कि समझौता कर लेती। इसलिए ये सारी चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिलहाल अगर आपको ये कानूनी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब में मुझे सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेल आइकन दबाना है। और ये वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, बहुत सारी महिलाओं की ये सोच होती है कि वो ससुराल में प्रवेश करेंगी, और जहाँ उनका ससुराल में प्रवेश होगा वहाँ पर पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होगा, सास ससुर की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, और पत्नी के पास पूरा अधिकार है अपने पति से मेंटेनेंस पाने का। लेकिन जो महिलाएं इस सोच के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर उनकी ये सोच होती है कि अगर हमारे साथ ससुराल वालों ने कुछ ऊंच नीच की का प्रयोग करते हैं तो मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दूंगी। देखिए, हर घर में घर कलेश होता है। 19-20 अगर कहीं की बात करें तो हर परिवार में 19-20 की जगह है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से आप अपने ससुराल में प्रवेश कर रही हैं कि मेरे पति ने मुझसे कुछ कहा या मेरी सास के द्वारा मुझसे कुछ कहा गया, तो मैं उनके ऊपर केस कर दूंगी, आरोप लगा दूंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। ऐसी अवस्था में मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है, और अगर आप झूठा केस करती हैं तो ऐसी अवस्था में पति आपसे तलाक की मांग भी कर सकता है। देखिए, महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अगर महिला उस जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करती है तो ऐसी अवस्था में उनके पास कोई अधिकार नहीं है जिससे वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करे। इस आधार पर तलाक भी आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा आज ये है कि कुछ महिलाओं का मेरे पास फ़ोन आया था जिनका ये कहना था कि हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब मैंने उनसे पूरी बात की तो मामला कुछ और ही निकला। फिलहाल ये मामला क्या था, इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, आजकल जो विवाह हो रहे हैं वहाँ पर अधिकतर महिलाएं इस सोच के साथ ससुराल में प्रवेश कर रही हैं कि पति के द्वारा जितना भी पैसा कमाया गया है या सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है उस पर सिर्फ बहू का अब अधिकार होगा। जैसे विवाह होगा वैसे ही बेटे की संपत्ति यानी कि पति की संपत्ति और सास ससुर की संपत्ति में बहू का ही अधिकार होगा। ऐसा कुछ उसके मायके वालों की तरफ से भी कहा जाता है अधिकतर केसों में कि अगर आप ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर सारा पैसा आपका होगा, आपके पति के द्वारा आपको पूरा पैसा दिया जाना चाहिए, और विवाह के बाद आपका जो पति है वो अपने माता पिता को कोई पैसा ना दे। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये बात हकीकत है जहाँ पर एक माँ के द्वारा भी ये बात अपनी बेटी को सिखाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पत्नी का अधिकार होता है, कानूनी बात हम यहाँ पर करेंगे, पत्नी का जो कानूनी अधिकार है वो है मेंटेनेंस पाने का अधिकार और घर में रहने का अधिकार। अब मेंटेनेंस का पाने का अगर अधिकार की जहाँ तक की बात है तो मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस भी आपको तब मिलेगा जब अपने वैवाहिक जीवन
को आप सही तरीके से आगे लेके जाएँगी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएँगी, तो ही जाकर आपको मेंटेनेंस मिलता है। अगर मान लेते हैं विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच में मतभेद होता है, मतभेद का कारण अगर पति है, जहाँ पर पति के द्वारा आप पर अत्याचार किया जा रहा है, पति घर खर्च नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस पाने का पूर्ण अधिकार है। पति के द्वारा दूसरा विवाह अगर कर लिया जाता है या पति उस पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है, मानसिक तौर पर अत्याचार कर रहा है, शारीरिक तौर पर अत्याचार कर रहा है, तो यहाँ पर पत्नी के पास पूरा अधिकार है मेंटेनेंस पाने का। लेकिन फिर भी सास-ससुर की प्रॉपर्टी में वो किसी भी प्रकार से अपना हक नहीं रख सकती। वो ये नहीं कह सकती कि ये जो पैतृक संपत्ति है, इस पे मेरा अधिकार होगा। मेंटेनेंस वो भले ही क्यों ना माँग ले अपने पति से। अगर महिला जो स्वयं अपने पति को छोड़ के जा रही है, जहाँ पर दोनों के बीच में मतभेद होता है और पत्नी ने स्वयं पति का घर छोड़ दिया है, जहाँ पर मतभेद का कारण जिस अवस्था में पत्नी है, जहाँ पर मतभेद पत्नी के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर वो घर कलेश का कारण पत्नी है और स्वयं पत्नी मर्जी से अपनी घर को छोड़कर चली जाती है, झूठे आरोप लगाती है या उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, तो ऐसी अवस्था में मेंटेनेंस पत्नी को नहीं मिलेगा। इस तरह की जो महिलाएं हैं, जहाँ पर वो महिला अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, जहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारी पति उठाता है, पत्नी नहीं उठाती है, वहाँ पर इस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। देखिए, हो सकता है यहाँ पर कुछ ये जो वीडियो हैं कोई महिलाओं के द्वारा भी देखा जा रहा हो, तो मैं आपको बता दूँ आजकल के समय में ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है। काफ़ी ऐसे पुरुष हैं जिन पर महिलाओं के द्वारा अत्याचार हो रहा है। अगर एक सास है, वो भी एक महिला है, उसके बेटे पर अत्याचार अगर उसकी बहू के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं बता दूँ महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के द्वारा सास के ऊपर अत्याचार हो रहा है या अगर बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सास के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो झूठा आरोप अपने पति के ऊपर लगा देती है, सास-ससुर पे लगा देती है और जो घर पे रहती भी नहीं है ननद, उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जहाँ पर 498 ए का मामला ननद और उनके पति पर लगा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, एक महिला ही महिला के साथ अत्याचार कर रही है, जहाँ पर वो झूठा मुकदमा अपनी सास के ऊपर लिख रही है या अपनी ननद के ऊपर लगा दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस की माँग करती है, जहाँ पर वो ये सोच रही है कि अगर एक बार विवाह हो जाए, विवाह के बाद सारी संपत्ति में मेरा अधिकार होगा, सास-ससुर की संपत्ति मेरा अधिकार होगा, मेंटेनेंस पाना मेरा अधिकार है, तो मैं बता दूं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाती हैं, पति के द्वारा आपके साथ मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मानसिक हिंसा कर रहे हैं, शारीरिक हिंसा कर रहे हैं या ससुराल का कोई भी सदस्य आपके ऊपर हाथ उठाता है, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है या दहेज की मांग कर रहा है, तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह की घटना नहीं घटित हो रही है, उसके बावजूद अगर आप अपने पति के ऊपर झूठा आरोप लगाती हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस उन महिलाओं के लिए बना हुआ है जिन महिलाओं पर सचमुच अत्याचार होता है, जिनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं, जहां पर महिला अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है, ना कि उन महिलाओं के लिए मेंटेनेंस है जो अपने पति के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। एक महिला का मेरे पास फ़ोन आया, उनका कहना था कि अभी मेरे विवाह को 1 महीना हुआ है और मेरे पति मुझे ससुराल मायके छोड़कर चले गए हैं, अब मुझे ससुराल लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब मैंने उसे ये पूछा कि तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो? तो कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले उसने मुझे ये बोला कि मेरे साथ मारपीट हुई, गाली-गलौज हुई, मेरे पति मेरे ऊपर हाथ उठा देते हैं, दहेज की माँग करते हैं। उससे पहले अपने पति के ऊपर, सास-ससुर के ऊपर उसने कई सारे आरोप लगा दिए, यहाँ तक कि दूर बैठी हुई ननद के ऊपर भी उसने आरोप लगा दिए। लेकिन जब बात मैंने उससे ये पूछी लास्ट में कि क्या आप अपने घर वापसी करना चाहती हो? तो उसने बोला हाँ, अगर एक महिला को जिसको जान का खतरा है, जिसके घर वाले यानी कि ससुराल वाले दहेज की माँग कर रहे हैं, जिनके घर वाले मारपीट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो महिला उस घर में प्रवेश करना चाहती है। आखिर क्यों? क्यों? कहीं न कहीं क्योंकि बात बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है, क्योंकि महिला को झूठे आरोप लगाने हैं और घर भी जाना है। तो ऐसी अवस्था में वो सिर्फ़ डराने के उद्देश्य से अपने पति को उन पर झूठे आरोप लगा देती है। तो डराने का उद्देश्य अगर आपका है कि मैं अपने पति को डराऊँगी और पति डर की वजह से आप की बात मान लेगा, समझौता कर लेगा, आपस में आप दोनों के समझौते हो जाएँगे और फिर आप सुखी जीवन जिएँगी, तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बता दूँ कि ऐसी अवस्था में सुखी जीवन नहीं जिया जाएगा। अगर आपके द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर पति तलाक आपसे ले सकता है। ये इस ग्राउंड के तहत जहाँ पर आपने उनको झूठा आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं, उनके घरवालों के ऊपर आरोप लगा दिए हैं और आपके द्वारा इस तरह से अपने पति के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर पति तलाक लेगा और फिर आपके जो जाने का
दरवाज़ा है ससुराल का, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, झूठा आरोप लगाने से बचिए। मेंटेनेंस पाने का पूर्ण अधिकार आपका है, लेकिन मेंटेनेंस भी आपको तब मिलेगा जब आप पर अत्याचार हो रहा हो, जहाँ पर पति ने स्वयं आपको छोड़ दिया हो, जहाँ पर अपराधी पति है। अगर आप अपराधी हैं तो उस केस में बिल्कुल मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसी तरीके से कानूनी जानकारी जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।